हेलो विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लास अपने शुरू करते हैं। आज के जो मुख्य टॉपिक है वो ऑनलाइन बैंकिंग, जन धन योजना, मोबाइल वॉलेट, यूपीआई ऐप और भामाशाह आदि रहेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। अब तक जो आपने बैंकिंग का प्रारूप देखा, यानी कि आप बैंक में जाते हो, वहाँ से चाहे आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर अपने कॉपी में एंट्री वगैरह करवा रहे हो, तो ये सारी सारी आपकी ऑफलाइन बैंकिंग थी। लेकिन इसी बैंकिंग को हम ऑनलाइन भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप वित्तीय लेन देन भी उसमें कर सकते हो, या जो आपके कोई स्टेटमेंट वगैरह देखना है अकाउंट का, वो भी आप उसमें चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ। इसमें आप कहीं भी किसी भी समय बैठकर, यानी कि जैसे साधारण बैंक का टाइम होता है 10 से, यदि 4 बजे वो वर्किंग है तो वो 10 से 4 ही आप वहाँ पे अपना काम करवा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग में आप यदि रात को 10 बजे आपके दिमाग में कोई ट्रांजैक्शन आती है तो आप उस टाइम भी वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ट्रांजैक्शन पर जो लागत होता है वो इसमें कम होती है, समय की भी इसमें लागत कम है यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सुरक्षित है, यानी कि आप यदि वित्तीय लेन देन कर रहे हो तो हर तरीके से ये सुरक्षित आपके लिए रहता है। पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित करता है। ये घर बैठे बैठे आप बिल भर सकते हो या कई अन्य सेवाओं के आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से लाभ ले सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जो हमें सेवाएं मिलती है, सबसे पहले जो आजकल आधार का प्रमाणीकरण चल रहा है, जो बैंक के खाते के साथ आप आधार कार्ड अटैच होना चाहिए, वो भी आप घर बैठे उसमें कर सकते हो। और आधार कार्ड के द्वारा आप घर बैठे ऑनलाइन बैंक खाता भी ओपन कर सकते हो। अपने खाते की शेष राशि और स्टेटमेंट की जांच कर सकते हो। अपने खाते से किसी और के खाते में धन स्थानांतरित किया जा सकता है। एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य निवेश आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा यूटिलिटी बिल, यानी कि बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, जो भी आपके बिल है, पानी का बिल है, वो भी आप उसमें पे कर सकते हो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के जो बिल है उसका भी भुगतान आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। चेकबुक के लिए अनुरोध करना, यानी कि आप चेकबुक यदि चाहते हो प्राप्त करना तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, या नेट बैंकिंग इसका दूसरा नाम हम ले सकते हैं, तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप चेक बुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा चेक का भुगतान आप रोक सकते हो। अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक किया जा सकता है। डेबिट कार्ड का जो पिन होता है आपका, वो भी आप इसमें रीजनरेट कर सकते हो या पुनः प्राप्त किया जा सकता है इसमें। अब हम बात करते हैं खाता खोले जाने की प्रक्रिया, यानी कि आप यदि बैंक में खाता ओपन करवाना चाहते हो तब सबसे पहले तो आपको अपना जो अकाउंट का टाइप है वो चूज करना होगा। अकाउंट सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बचत खाता, जिसे हम सेविंग अकाउंट नाम से बोलते हैं, इस खाते में आपकी राशि पर ब्याज मिलता है और लेन देन पर लिमिट होती है। ये साधारणतः हम सब इस खाते का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो मंथली लेन देन की लिमिट होती है, यानी कि आप एक महीने में एक नियमित राशि और नियमित ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और जो धन आपका इसमें जमा रहता है उस पर आपको बैंक का वो ब्याज देता है। फिर आता है चालू खाता या करंट अकाउंट, जिसको हम कहते हैं। इस खाते में आपकी राशि पर ब्याज नहीं मिलता, लेकिन आपकी लेन देन की भी इसमें कोई लिमिट नहीं होती। जैसे आपकी बचत खाते में लिमिट रह रही है, वैसे करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना मर्जी चाहो इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अंतिम है आवर्ती खाता या रिकरिंग अकाउंट। इस खाते में रकम को मासिक आधार पर खाते में जमा कर सकते हैं। इस प्रकार के खाते में तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है आपको। अब हम बात करते हैं जनधन खाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। इसके जो उद्देश्य थे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं, जैसे बचत व जमा बैंक खाता, प्रेषित धन, क्रेडिट, बीमा, पेंशन इत्यादि को पहुंचाना। जनधन खाता खुलवाने हेतु जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं, उनमें आधार कार्ड की संख्या, आपके मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि
का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन दस्तावेजों में आपका पता शामिल है, तो यह आपकी पहचान व पता दोनों के रूप में काम आएगा। यह एक विधिवत रूप से सत्यापित फोटो के साथ एक गेजेटेड अधिकारी द्वारा जारी पत्र होता है। भामाशाह सक्षम बैंक खाता। भामाशाह योजना की पहल 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा सीधे लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके जो उद्देश्य थे वो वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और प्रभावी सेवा वितरण था। यह एंड टू एंड सेवा डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। इसके जो लाभ है वो नगद व गैर नगद एंड टू एंड सेवा डिलीवरी। नामांकन जो भामाशाह का था वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों के माध्यम से किया जा सकता है। वर्तमान में जो भामाशाह कार्ड योजना है उसका नाम एक तरीके से बड़े स्केल पे नाम और कुछ और चेंजेस के साथ में इसका नाम जन आधार योजना कर दिया गया है। यह योजना वित्तीय समावेशन का एक परिवार आधारित कार्यक्रम है जहां प्रत्येक परिवार का भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। यह कार्ड कोर बैंक खाते से जुड़ा होता है जो परिवार के मुखिया यानी घर की महिला के नाम पर होता है। कार्ड बायोमेट्रिक पहचान और कोर बैंकिंग का प्रयोग करता है। भामाशाह कार्ड के माध्यम से कई कैश बेनिफिट दिए जाएंगे और इन्हें लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा स्थानांतरित किया जाता है। इसे कहते हैं हम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की। डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान करती है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और कई भुगतान मोड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड भुगतान धारक सामानों या सेवाओं को क्रेडिट कार्ड पर खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन भुगतान के स्टेप। मर्चेंट वेबसाइट आपको अपने भुगतान विधि के लिए पूछेगी, यानी कि जब आप कहीं पे भी अपनी पेमेंट करना चाहते हो ऑनलाइन पेमेंट, तो एक पेमेंट गेटवे आपको मिलता है। जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको पेमेंट गेटवे आपके सामने ओपन होता है, जो कि यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड के रूप में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक साइड में एक बार आती है जिसमें लिखा होता है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी आपके मतलब माध्यम यहाँ पे बन सकते हैं वो सारे माध्यम यहाँ पे दिए होते हैं। उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है और उसकी जो डिटेल है, जैसे हमें अभी क्रेडिट कार्ड को चूज किया हुआ है तो आपको कार्ड नंबर हो गया, यहाँ पे नेम ऑफ कार्ड यानी कि जो कार्ड पर नाम होता है वो आपको यहाँ फिल करना होता है, जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो फिल करनी होती है, और कार्ड के बैक साइड 3 अंकों का CVV नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो सबसे पहले आप अपना कार्ड चुनें। अब कार्ड हो सकता है आपका वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, डिस्कवर है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, इनमें से कोई भी कार्ड है वो आपको चूज करना होता है। या अधिकतर आजकल जो चल रहा है कि जैसे ही आप अपने कार्ड के नंबर, ये जो नंबर होते हैं ये वाले 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है 5 6 7 8, ये नंबर यदि आप इंटर करते हो यहाँ पे कार्ड नंबर की जगह, तो अपने आप जो भी कार्ड होगा वो अपने आप यहाँ पे उठा लेता है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड नाम, नंबर, समाप्ति तिथि और सुरक्षा कोड CVV नंबर दर्ज करें। अब भुगतान पर क्लिक करें, वह OTP प्राप्त करें, वह OTP दर्ज करें। ट्रांजैक्शन के सफल समापन पर ट्रांजैक्शन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी, इसे संभाल कर रखना चाहिए। यानी कि बाय द चांस आपकी जो पेमेंट है वो पेमेंट गेटवे में रह जाती है या बैंक से नहीं डिडक्ट हुई या जो आपका मर्चेंट था उसके पास नहीं पहुंची, तो उस कंडीशन में आपको जो ये ट्रांजैक्शन नंबर है वो काम देता है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करने के बाद में आप कभी भी अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश ना करें। वो अपने आप 5 सेकंड के अंदर अपने आप वो रिफ्रेश होकर रिलोड हो जाएगी या अपने आप अगले दूसरे पेज पे वो लेके चले जाएगी। आप यदि खुद से करते हो तो वो ट्रांजैक्शन आपका फेल हो सकता है और आपके जो पैसे हैं वो कहीं ऑनलाइन माध्यम में अटक सकते हैं, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड या
बैंक कार्ड से भुगतान करना। धारक सामानों या सेवाओं को खरीद कर ट्रांजैक्शन करते समय धन सीधे आपके खाते से डेबिट करवा सकते हो आप, जिसमें जो मैंने आपको कहा था ऑप्शन इस तरीके से आपको दिखाई पड़ते हैं: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और कैश ऑन डिलीवरी, COD जिसको कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। यानी कि जैसे आप कोई फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, यानी कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनसे आप शॉपिंग कर रहे हो तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जिस चीज़ से पेमेंट करनी है उसको सिलेक्ट करना होगा और उसकी डिटेल आगे इस तरीके से आ जाएगी, और उसमें आप जो जिस पे भी करते हो वहाँ पे आपको ये डिटेल फिल करके और पे नाउ पे क्लिक करना होता है। डेबिट कार्ड ऑनलाइन भुगतान के स्टेप: मर्चेंट वेबसाइट आपको अपने भुगतान विधि के लिए पूछेगी। आपको अपनी भुगतान विधि के रूप में डेबिट कार्ड को चुनना होगा। सबसे पहले अपना कार्ड चुने, वही सेम प्रोसीजर जो हमने क्रेडिट कार्ड का पढ़ा था वही रहता है। अब बात करते हैं रुपे कार्ड। अभी तक मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड में कुछ एक नाम बताए, जैसे वीज़ा हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, डिस्कवर हो गया। ये सारे के सारे विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित कार्ड हैं। अपने भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI फुल फॉर्म पूछी जाए तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया। जो रुपे कार्ड है वो अपने एक तरीके से स्वदेशी कार्ड है और सरकार भी इसे बढ़ावा देती है, और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा रुपे कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो अपने ATM कार्ड हैं या क्रेडिट डेबिट कार्ड हैं उनकी प्रत्येक पेमेंट पर कुछ % हिस्सा उस कार्ड कंपनी के पास जाता है। तो यह कार्ड डेबिट कार्ड का एक भारतीय संस्करण है। रुपे कार्ड ऑनलाइन भुगतान के स्टेप वो उसमें सेम वही स्टेप रहेंगे जिसमें हमने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के देखे थे। इस माध्यम से आप अपने रुपे कार्ड से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेट बैंकिंग भुगतान। इसमें खरीदारी करने के बाद राशि तुरंत आपके बैंक खाते से काट ली जाती है। नेट बैंकिंग से भुगतान करने के स्टेप: आपके खाते में पर्याप्त पैसा होना चाहिए। मर्चेंट वेबसाइट आपको अपने भुगतान विधि के लिए पूछेगी, तो उस टाइम आपको नेट बैंकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। उसमें विवरण दर्ज किया जाता है, जो क्रेडेंशियल आपके यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग करते हो आप उसमें खाते को ओपन करने के लिए करें। और इसके बाद नेट बैंकिंग कार्ड नाम, नंबर, समाप्ति तिथि, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। इसमें आपको सिर्फ जब आप नेट बैंकिंग से भुगतान करते हो तो यूजर ID पासवर्ड आपसे मांगता है। जैसे आप यूजर ID पासवर्ड इंसर्ट करते हो तो अपने आप वहाँ पे आपको कन्फर्म का ऑप्शन बोलेगा, जिसमें आपकी अमाउंट लिखी होती है, उसको आप कन्फर्म करते हो तो आपके मोबाइल पे एक OTP आता है। वो OTP आप उस पर फिल करके आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हो तो आपके जो खाते से है वो राशि काट ली जाती है। ये है नेट बैंकिंग के द्वारा आपका भुगतान किया जाना। इसके जो नीचे लिखा हुआ है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड का लिखा गया गलती से। नेट बैंकिंग इस तरीके से आता है आपके सामने। यहाँ पे आप यूजर ID अपनी पासवर्ड डालते हो और साइन इन करते हो। फिर बात आती है पोस्ट मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल। आपने ये इस प्रकार की मशीनें देखी होगी, इसे पोस्ट मशीन या पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सभी तरह के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भुगतान की सुविधा देते हैं। यानी कि इसके माध्यम से आप डेबिट या क्रेडिट किसी भी कार्ड के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जानकारी को ये पढ़ता है, यह जांचता है कि ग्राहक के बैंक खाते में धन पर्याप्त है या नहीं है। ग्राहक के खाते से विक्रेता के खाते में धनराशि स्थानांतरित करता है, ट्रांजैक्शन दर्ज करता है और एक रसीद प्रिंट करके देता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो पोस्ट मशीन है उससे आप किस किस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप बैलेंस चेक किया जा सकता है इसमें, और जो आपका धन है या राशि है वो ट्रांजैक्शन करने या स्थानांतरित करने काम आती है। इसके अलावा जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसकी रिसिप्ट या रसीद भी निकाल के ये देता है। अब हम बात करते हैं मोबाइल के द्वारा भुगतान। यह मोबाइल डिवाइस से या उसके द्वारा की जाने वाली भुगतान सेवाओं से संबंधित है। इसे मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है। मोबाइल भुगतान सेवाएं जैसे मोबाइल
या डिजिटल वॉलेट, पेटीएम, फ्री चार्ज, स्टेट बैंक बड़ी, यूपीआई जिसकी फुल फॉर्म रहती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम जिसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, और एईपीएस यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, और गूगल तेज ऐप। और इस प्रकार के और भी अन्य प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए अपने जो भुगतान है वो कर भी सकते हैं और प्राप्त भी राशि की जा सकती है इससे। सबसे पहले पढ़ते हैं मोबाइल या डिजिटल वॉलेट। मोबाइल भुगतान भौतिक बटुए के डिजिटल समतुल्य है, यानी कि जो हम अपने वॉलेट रखते हैं पॉकेट में, उसी तरह आजकल जो डिजिटल वॉलेट के रूप में एक आपका मोबाइल काम कर रहा है। यह उपयोगकर्ता को एक बैंक अकाउंट की तरह पैसा रखने की सुविधा देता है। इसे बैंक खाते के साथ जोड़कर आप डेबिट, क्रेडिट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नकदी के माध्यम से पैसा जमा किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता बाद में खर्च कर सकता है। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है पेटीएम। पेटीएम हालांकि वर्तमान में यूपीआई ऐप के रूप में भी काम कर रहा है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो इसकी डिजिटल वॉलेट के रूप में ही हुई थी। इसका जो उपयोग है ट्रांजैक्शन करने, वॉलेट में पैसा जोड़ने, अपने वॉलेट बैलेंस और लेन देन की जांच, किसी अन्य पेटीएम खाता धारक को पैसा देना, अपने यूटिलिटी बिलों को भुगतान, अपने मोबाइल नंबर पर रिचार्ज, अपने फिल्म, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, इवेंट टिकट आदि भी बुक कर सकते हैं। फ्री चार्ज यह भारत में प्रीपेड मोबाइल फ़ोन, पोस्टपेड मोबाइल, डीटीएच और डाटा कार्ड रिचार्ज करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह चैट और पे सुविधा भी प्रदान करता है। स्टेट बैंक, यह स्टेट बैंक के द्वारा आपके स्मार्टफोन के लिए बनाया गया एक मोबाइल वॉलेट है। इसका उपयोग अन्य वॉलेट के उपयोगकर्ताओं और बैंक खातों में भी कभी कहीं भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है। मोबाइल वॉलेट और यूपीआई ऐप आपकी, इनमें एक अंतर होता है। मोबाइल वॉलेट में तो आपको अपने बैंक अकाउंट से उसको रिचार्ज करना पड़ता है, यानी कि जैसे मान लो आप रिचार्ज करना चाहते हो तो फ्री चार्ज में आपको पहले अपने फ्री चार्ज के वॉलेट में रुपए डालने होंगे अपने बैंक अकाउंट, ऑनलाइन बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से, किसी माध्यम से आपको पहले अपने वॉलेट को रिचार्ज करना होता है। मान लो आपने 500 रुपये अपने वॉलेट में डाल लिए और अब आप चाह रहे हो कि उसमें जो रिचार्ज है वो 600 रुपये का करूँ मैं, तो वो आपको 600 रुपये का रिचार्ज करने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि आपके वॉलेट में 500 रुपये। हाँ, यदि आप चाहो कि मैं 450 का रिचार्ज करना चाहता हूँ तो आपका वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपके वॉलेट में 500 रुपये पड़े हैं। दूसरा जो यूपीआई ऐप है, यूपीआई ऐप की खास बात यह है कि ये आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से जुड़ी रहती है, यानी कि आप कोई भी पेमेंट करते हो सीधा आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा। जब आप कोई किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो सीधा आपके बैंक खाते में जमा होता है, जबकि वॉलेट में आपके सीधा वॉलेट में जमा होता है, उसके बाद में आप चाहे खाते में ट्रांसफर कर सकते हो। अब जो स्टेट बैंक बड़ी है, ये एक स्टेट बैंक या एसबीआई द्वारा तैयार की गई ऐप है। इसमें आप अपना विवरण देख सकते हो, प्रीपेड मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो, बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है। इसके अलावा और भी जो आपके ऑनलाइन भुगतान होते हैं वो आप इसमें आसानी से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है, जो स्मार्टफोन के उपयोग से बिना किसी कार्ड के किसी भी दो बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। आपको ट्रांजैक्शन के लिए एम पिन की फुल फॉर्म यदि पूछी हो तो मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर तैयार करना होता है, जिनको यूज कर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम यूपीआई पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है। इसका उपयोग किसी भी दो पार्टियों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरण कर सकते हो। यूएसएसडी, अब तक जो हमने ऐप पढ़े, चाहे वो गूगल पे है, चाहे आपका फोन पे है, भीम है, जितने भी यूपीआई ऐप हैं या पेटीएम है, ये सारे के सारे आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सभी एंड्रॉयड धारक नहीं होते, तो उस कंडीशन में भी आप ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर एक माध्यम आता है यूएसएसडी,
इसे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कहते हैं। इसका इस्तेमाल कर आप अपना जो बैंक का बैलेंस है वो जान सकते हो। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है वो भी इसमें की जा सकती है। इसका उपयोग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन होना आवश्यक नहीं है। यह सेवा अपने मोबाइल पर एक संख्या *99# डायल करके इस्तेमाल की जा सकती है। इसका उपयोग हम बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, एमपिन बदलने के लिए और ओटीपी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अब आता है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। AEPS एक प्रकार की मशीन है जो आपको ई मित्रा या ई मित्रा कियोस्क पर मिल जाती है। इसके माध्यम से आप बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड आपके पास नहीं है या नेट बैंकिंग का भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, उस कंडीशन में भी आप अपने बैंक अकाउंट के जो अंदर पड़ी राशि है उसको निकाल सकते हो। तो AEPS बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है। AEPS एक मशीन है जिसे माइक्रो ATM भी कहा जाता है। यह क्रेडिट और डेबिट कार्ड को स्वीकार करता है। इसका उपयोग बैलेंस पूछताछ, नकद निकासी और नकद जमा आदि के लिए किया जा सकता है। गूगल तेज ऐप, यह एक मोबाइल पेमेंट सर्विस है। इसका इस्तेमाल उन सभी जगह किया जा सकता है जहां UPI पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। एक अपील आप सबसे तक्षशिला की ओर से कि हमारे समाज में अनेक प्रथा चली आ रही है जिसे हर कोई निभाता है। क्यों ना हम पेड़ लगाने की और उनकी देखभाल करने की एक नई प्रथा की शुरुआत करें जिसे आने वाली पीढ़ियां भी निभाए। पेड़ लगाना किसी लम्हे को यादगार बनाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल कर उन्हें फलदार या हवादार वृक्ष बनने तक उनका आप पालन पोषण करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास अपने नेक्स्ट टाइम लेंगे।